So hello guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss about very important thing. मैं पहले टॉपिक ऑन डिमांड सीरीज स्टार्ट किया था. सो फर्स्ट मैं डिस्कस किया था कि स्कॉलरशिप वाला. तो कौन कौन सा स्कॉलरशिप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलता है, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप मिलता है, पीएचडी के लिए, एमएससी वालों के लिए, पोस्ट डॉक वालों के लिए, या फिर पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स है जैसे मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब के लिए. ठीक है, तो वो वाला वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा. और उसके साथ एक वीडियो डिस्कस किया था टॉपिक ऑन डिमांड सीरीज में कि एनएसआर, नेशनल स्पॉट राउंड काउंसलिंग, जिसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां पर मैं डिस्कस किया था कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट ये निकलता है, आईआईटीज या फिर एनआईटीज, दोनों के लिए मैं ये सारे डिफरेंट थिंग डिस्कस किया था. आज जो डिस्कस करूंगा एजुकेशनल लोन के बारे में. ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखना. कुछ पॉइंट मिस कर जाओगे तो एजुकेशन लोन लेने में दिक्कत हो जाएगा. तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखो और अच्छा लगा तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना. सो लेट्स स्टार्ट. सो देखो, फर्स्ट थिंग इज एजुकेशनल लोन क्या है. तो एजुकेशनल लोन ये है कि इंडिया में बहुत सारा स्टूडेंट है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, मेरिटोरियस है, तो लेकिन उसका जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, फैमिली का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा खासा नहीं होता. ठीक है, वो मिडिल क्लास फैमिली से या फिर इकोनॉमिकली लोअर कास्ट फैमिली से आता है. तो क्या होता है कि उसका जो हायर स्टडी करने का या फिर उसका स्टडी फर्दर करने के लिए उसका जो फैमिली उसका जो खर्चा एफोर्ड नहीं कर सकता. तो क्या होगा कि उसका पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ जाता है. तो इसके लिए ऐसे बहुत सारा बैंक, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स इंडिया में एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करते हैं. तो लोन बहुत सारा होता है, होम लोन होता है, कार लोन होता है, हाउस लोन होता है एंड पर्सनल लोन होता है. तो पर्सनल लोन के अंदर स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर एजुकेशनल लोन आता है. तो वो एजुकेशनल लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा क्राइटेरियाज है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है. बहुत ज्यादा नहीं, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं तुम्हारे पास ऑलमोस्ट रहता है. तो ये सब आज डिस्कस करूंगा. एक पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके डिस्कस करूंगा. तुम वो वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज गूगल में जाके एजुकेशनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिख के भी सर्च कर सकते हो. कैसे करना है, कौन कौन थिंग्स तुमको देखना है, ये मैं डिस्कस कर देता हूँ आज. देखो, जैसे एजुकेशनल लोन लेने के लिए फर्स्ट जो थिंग तुमको देखना है, मैं एक पॉइंट यहाँ पर बोलता हूँ, फिर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके डिस्कस करूंगा. वो है इंटरेस्ट रेट. ठीक है, जो बैंक का देखना कि जिस बैंक से तुम एजुकेशनल लोन ले रहे हो उसका इंटरेस्ट रेट 10% या फिर 12% के अंदर होना चाहिए. ठीक है, 12% के अंदर पर एनम. 12% के ऊपर होगा तो एजुकेशनल लोन मत लो, क्योंकि 12% के अंदर होगा तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट रेट कम होगा और पैसा जब तुम रिपेमेंट करोगे उसका अमाउंट भी कम होता है. कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है, इंस्टीट्यूट के साथ कुछ बैंक एफिलिएटेड होता है एजुकेशनल लोन देने के लिए, तो वो बैंक से भी तुम ले सकते हो. अदरवाइज वो बैंक छोड़ के बाहर वाले कुछ बैंक से ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के थ्रू भी ले सकते हो. लेकिन बैंक, कुछ भी बैंक से लेने के पहले उसका देखना कि ये बिलीवेबल बैंक है कि नहीं. ठीक है, और उसके साथ देखना कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है. जब 8 to 10% के अंदर है तो ले सकते हो, 12% के ऊपर होगा तो मत लो. ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखना और वो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. तो देख सकते हो कि एजुकेशनल लोन के यहाँ पर सारे डिटेल्स चेक करने के लिए मैं यहाँ पर bankbazaar.com, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है इसमें आके चेक कर रहा हूँ, या फिर इसका जो ऑफिशियल जो ऐप है तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसमें जाके भी तुम चेक कर सकते हो. लॉगिन आईडी बना के वहाँ पर एक अकाउंट बना के सब कुछ चेक कर सकते हो. क्रेडिट स्कोर ये सब कुछ मिल सकता है तुमको. अदरवाइज गूगल में जाके कुछ भी वेबसाइट जस्ट लिखो एजुकेशनल लोन एलिजिबिलिटीज फॉर योर कोर्स, एनी कोर्स, ये पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या फिर कोई भी, तो उसके लिए सर्च करके देखो. कोई भी एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, उसमें जाके देखो तुम्हारा जो क्राइटेरिया है कौन कौन सा बैंक के लिए कितना है, उसके बाद एजुकेशनल लोन लो. तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट यहाँ पर जो सारे थिंग्स है, कंपेयर टू टॉप एजुकेशनल लोन ऑफर्स 2020, मतलब 2020 में कौन कौन सा बैंक कितना ऑफर दे रहा है एजुकेशनल लोन के लिए. सब फर्स्ट यहाँ पर है पंजाब नेशनल बैंक. इसका यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट एंड प्रोसेसिंग फीस. तो यहाँ पर पहले फर्स्ट थिंग तुमको देखना है इंटरेस्ट रेट. जो बैंक का इंटरेस्ट रेट 12% से कम होगा तो उससे ही एजुकेशनल लोन लो. ठीक है, अदरवाइज मत लो. अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा कर्जा तुम्हारे अगेंस्ट जमा हो जाएगा, फिर उसको रिपेमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा बाद में. ठीक है, एसबीआई का भी देखो ठीक ठाक है यहाँ पर 10.5% मैक्सिमम पर एनम. पर उसके बाद एक्सिस बैंक का थोड़ा ज़्यादा है, 13.7 से 15.2. बैंक ऑफ बड़ौदा का ठीक है 10% के अंदर है. एचडीएफसी का भी ठीक ठाक होगा. टाटा
कैपिटल का 10.99 मतलब 11% के अंदर, मतलब 12% या फिर 10% के अंदर है इंटरेस्ट रेट तो फिर लो, अदरवाइज मत लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लोन अमाउंट जो जो दिया हुआ है अप टू 15 लाख तुम ले सकते हो। पंजाब नेशनल बैंक से, एसबीआई से 20 लाख तक ले सकते हो, एक्सिस बैंक से 7.5 लाख तक ले सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा से 4 लाख और अबव। एचडीएफसी में अभी तक दिया नहीं, लेकिन 10 लाख तो ले ही सकते हो। टाटा कैपिटल से 30 लाख तक ले सकते हो। तो यहाँ पर ये जो सारे बैंक्स का जो मैं डिस्कस किया अभी उसका भी डिटेल्स दिया हुआ है। मैक्सिमम लोन अमाउंट, लोन टेन्योर मतलब कितना ईयर तक तुम मतलब वो कर्जा रिपेमेंट कर सकते हो, यहाँ पर कितना ईयर तक ले सकते हो, ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, इंटरेस्ट रेट, रिपेमेंट कब करना है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एसबीआई का है, एक्सिस बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, टाटा कैपिटल एजुकेशनल लोन, ये सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली तुम किसी भी बैंक से लेना चाहते हो तो पर्टिकुलर उस बैंक का नाम लिखो और एजुकेशनल लोन के बारे में गूगल में सर्च करके भी देख सकते हो। उसके बाद है जो जो क्राइटेरियाज है, जैसे नेशनलिटी फर्स्ट थिंग, तो इंडियन सिटीजन होगा तो डेफिनेटली ले सकते हो। उसके बाद नॉन इंडियन रेसिडेंट्स दैट इज एनआरआई, ये कैटेगरी में तुम इसके अंदर हो तो एजुकेशन लोन ले सकते हो। अदरवाइज ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया मतलब ओसीआई, इसके अंदर भी हो तुम्हारा कैटेगरी, फिर भी तुम ले सकते हो। उसके बाद है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओएस, तो इसके अंदर तुम इंक्लूडेड हो फिर भी तुम ले सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट बॉर्न टू इंडियन पेरेंट्स अब्रॉड एंड विश टू स्टडी इन इंडिया, मतलब तुम्हारा बार्थ हुआ है अब्रॉड में, तुम्हारा फैमिली शायद अब्रॉड में रहता है उसके वजह से, लेकिन तुम इंडिया में बैक करके पढ़ना चाहते हो, इंडिया में लौट आना चाहते हो एंड पढ़ना चाहते हो, तो फिर भी तुमको एजुकेशनल लोन मिल जाएगा इंडियन ये सारे बैंक से। फिर कौन कौन सा कोर्सेज के लिए मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जैसे बीएससी, एमबीबीएस, बीटेक, ये सारे जो जो कोर्सेस है इसके लिए। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जैसे एमएससी, एमए, एमटेक, ये सारे जो जो डिग्रीज है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्टरल कोर्सेज जैसे पीएचडी, एमफिल, ये सारे जो कोर्सेज है डिग्रीज है इसके लिए भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो सर्टिफिकेट कोर्सेज विद इन 6 मंथ और लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब तुम्हारा जो कोर्स कॉम्प्लीसन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, तो उसका जो वैलिडिटी मतलब उसका जो डेट वो 6 मंथ के अंदर होगा एजुकेशन लोन लेने में, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज लाइक जो जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज लाइक जैसे तुम किसी भी आईआईटी से पढ़ रहे हो, बीटेक पढ़ रहे हो या फिर एमएससी पढ़ रहे हो, जहाँ पर प्लेसमेंट का फैसिलिटीज बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। सपोज तुम्हें कोई भी आईआईटी मिल गया बीटेक करने के लिए, आईआईटी बॉम्बे मिल गया या फिर टॉप कोई आईआईटी मिल गया, तो उसके बाद तुमको मतलब प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर तुम अप्लाई करोगे तो तुमको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, मतलब एजुकेशन लोन, क्योंकि तुम उसको पता है कि तुम जॉब मिलने के बाद वो तुम्हारा जो पैसा डेफिनेटली कुछ साल के बाद में ही रीपेमेंट कर दोगे, तो ऐसे लिए कुछ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो जो है जैसे टेक्निकल डिप्लोमा, प्रोफेशनल कोर्सेज जो जो है डिप्लोमा, ये सारे कोर्सेज के लिए भी तुम कर सकते हो। तो उसके बाद है कौन कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद तुमको एजुकेशनल लोन मिलेगा, जैसे रिकॉग्नाइज्ड एनी इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, लाइक कोई भी इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, कोई गवर्नमेंट का कोई कॉलेज, ठीक है। उसके साथ आईसार्स, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ अटैच है, जैसे जेएनसीएसआर, आईआईएससी, इसमें तुम पढ़ रहे हो तो मतलब तुमको भी एजुकेशन लोन मिल सकता है। उसके बाद है प्राइवेट इंस्टीट्यूट एडेड बाय गवर्नमेंट, मतलब जो जो इंस्टीट्यूट है प्राइवेट लेकिन गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद भी एजुकेशनल लोन मिल जाएगा। उसके बाद है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, जो जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ने के बाद भी मिल सकता है। उसके बाद है इंटरनेशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, तो इंटरनेशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के साथ साथ भी तुमको एजुकेशनल लोन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कोलेटरल समथिंग दिया हुआ है, तो कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 7.5 लाख फ्रॉम लीडिंग लेंडर्स, ठीक है। 7.5 लाख पैसा तुमको एटलीस्ट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद 40 लाख तक तुमको मिल सकता है, जैसे कोई एमबीए कर रहा है कोई भी एक टॉप इंस्टीट्यूट से, तो उसका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, 25 लाख, 30 लाख ऐसे कुछ, तो वो 40 लाख तक भी ले सकता है, मतलब जितना पैसा तुमको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से ही तुमको पैसा मतलब एजुकेशनल लोन दिया जाएगा। उसके बाद लोन अमाउंट अप टू 1 करोड़, ठीक है, लोन अमाउंट अप टू 1 करोड़ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेटर है एजुकेशनल लोन के लिए, ये सब देख लेना थोड़ा सा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद है लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस कवर्ड इन एजुकेशनल लोन, मतलब कौन कौन सा जो तुम्हारा खर्चा एजुकेशनल लोन के थ्रू मिट जाएगा, जैसे ट्यूशन फीस, तुम्हारा जो ट्यूशन फीस लगेगा इंस्टीट्यूशन में, हॉस्टल फीस जो लगेगा, मेस चार्ज जो लगेगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस जो जो लगेगा वहाँ पर, इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी है, कॉस्ट ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, यूनिफॉर्म्स, मतलब पढ़ने के लिए जो जो तुमको लगेगा, मतलब जो जो इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, जो जो
थिंग्स तुमको रिक्वायर है, ठीक है। उसके साथ एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी, लाइब्रेरीज, फीस, ये सब कुछ वहाँ पर इंक्लूडेड है एजुकेशनल लोन के अंदर। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप रिक्वायर्ड, मतलब जो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसको भी ज़रूरत होगा वो भी तुमको एजुकेशनल लोन के थ्रू मतलब उसका पैसा भी दिया जाएगा। उसके बाद है और भी जो जो है बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट, सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशन, बिल्स, रिसिप्ट्स, सब कुछ जो जो यहाँ पर दिया हुआ है। एनी अदर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स सच एज स्टडी टूर्स, थेसिस, प्रोजेक्ट वर्क, ये सब मतलब तुम्हारा पढ़ने के अंदर जो जो थिंग्स है ऑलमोस्ट सब कुछ एजुकेशनल लोन के थ्रू कॉम्पेंसेट किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब सोच सकते हो ऑलमोस्ट 100%। उसके बाद जो जो है फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टडी लोन, तो लोन फिनेंसिंग अप टू 1 करोड़ अवेलेबल, मतलब 1 करोड़ तक मिल जाएगा। रीपेमेंट टेनर अप टू 15 ईयर्स, 15 ईयर्स तक के अंदर तुम मतलब लोन लेना खत्म हो गया, उसके बाद 15 ईयर्स के अंदर कभी भी तुम लोन रिपेमेंट पूरा कर सकते हो। उसके बाद गेट एजुकेशन लोन फ्रॉम स्टडीज़ इन इंडिया और एब्रॉड या फिर इंडिया में कहीं भी टॉप इंस्टीट्यूट से तुम एजुकेशनल लोन पढ़ सकते हो एजुकेशनल लोन के थ्रू, जिसका पैसे का ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो जो है चिल्ड्रेन ऑफ द बैंक्स एम्प्लॉयज़ एंजॉय प्रेफरेंशियल रेट्स एट सेवरल बैंक्स, ये सब कुछ दिया हुआ है। एंजॉय टैक्स बेनिफिट्स अप टू 8 ईयर्स ऑन द इंटरेस्ट पेड, सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद है टैक्स बेनिफिट्स एजुकेशन लोन, यहाँ पर जो जो है ये सब कुछ देख लेना, सब कुछ यहाँ पर दिया। यू कैन क्लेम द बेनिफिट्स फॉर 8 ईयर्स फ्रॉम द ईयर्स यू स्टार्टेड रीपेमेंट और अंटिल इंटरेस्ट पोर्सन ऑफ योर लोन हैज़ बीन रीपेड विच एवर ऑकर फर्स्ट, ये लाइन भी याद रखना, ठीक है। उसके साथ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तुमको देना पड़ेगा एजुकेशनल लोन के लिए। एडमिशन लेटर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जिसमें तुम एडमिशन ले रहे हो उसका जो एडमिशन ऑफर लेटर वो भी देना दिखाना होगा। उसके साथ मार्कशीट प्रीवियस ईयर का, सपोज तुम अंडर ग्रेजुएट के ले रहे हो तो तुमको 12th लेवल का देना होगा। तुम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एजुकेशन लोन ले तो तुमको अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट दिखाना पड़ेगा या फिर उसका पहले जो जो है सब कुछ दिखाना पड़ेगा। उसके साथ एज प्रूफ, कोई भी एज प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10+2 लेवल का एडमिट कार्ड, सब कुछ, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी, सिग्नेचर प्रूफ, सैलरी स्लिप्स, कुछ सैलरी मतलब जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप, रिसेंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, तुम्हारा कुछ बैंक अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन का जो स्टेटमेंट, ये सब कुछ देना होगा। ITR विथ इनकम कंप्यूटेशन, ऑडिटेड बैलेंस शीट, रिसेंट बैंक स्टेटमेंट्स जो पहले बोला ये फिर से दिया, प्रूफ ऑफ टर्नओवर, सर्विस टैक्स रिटर्न, सैलरी रिसिप्ट, मतलब कोई सर्विस तुम टैक्स जो देते हो उसका रिसिप्ट तुम्हारे पास है तो दे सकते हो। कॉम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म विथ सिग्नेचर, तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब तुम अप्लाई किए थे कोई इंस्टीट्यूट में, और या फिर तुम्हारा जो ये जो एजुकेशन लोन के लिए जो अप्लाई कर रहे हो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म उसको सिग्नेचर के थ्रू तुम्हारा मतलब सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद लास्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तुम्हारा मतलब 1 महीना 2 महीना या फिर 5-6 महीने के अंदर जो पिक्चर लिए हो तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अप्रोप्रिएट वीज़ा फॉर स्टडीज़ अब्रॉड, मतलब तुम अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हो तो वीज़ा का भी जेरोक्स दे के सेल्फ अटेस्टेड करके देना पड़ेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू अप्लाई एजुकेशन लोन, ओके। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस है, एक है अप्लाई ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। अप्लाई ऑनलाइन के भी 2 प्रोसेस है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम कोई ऑफिशियल वेबसाइट में गया, उसके बाद कुछ क्राइटेरियाज देखने के बाद तुम फॉर्म फिलिंग कर दिया ऑनलाइन के थ्रू। अदरवाइज कुछ एक तुम्हारा जो ऑफिशियल वेबसाइट में गया उसके बाद कुछ लेंडर का तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया या फिर उसके साथ टच में रहने के बाद कुछ डिस्कस करने के बाद देखा कि तुम्हारा फेवर में सब कुछ है, उसके बाद तुम अप्लाई किया ऑनलाइन के थ्रू। ये था ऑनलाइन के 2 प्रोसीड्योर। और ऑफलाइन के थ्रू भी जो प्रोसीड्योर है, तो तुम्हारा आसपास कोई एक ब्रांच है तो ब्रांच में जैसे सपोज तुम्हारे SBI का साइड में एक ब्रांच है तो वो ब्रांच में जाके तुम विजिट कर सकते हो, उसके जो मैनेजर है उसके साथ बात करके उसका जो नेसेसिटी क्राइटेरियाज है, जो नेसेसिटीज़ है, इंटरेस्ट रेट इसके बारे में या फिर रीपेमेंट कब करना है, ये सब कुछ डिटेल्स जानने के बाद वहाँ पर जाके अप्लाई किया। सेकेंड थिंग इज़ कॉल द लेंडर, तो बैंक का मैनेजर को कॉल किया, उसके बाद कॉल करने के बाद सब कुछ वहाँ पर फ़ोन में डिस्कस करने के बाद लोन टर्म्स पॉलिसी सब कुछ जानने के बाद फिर तुम अप्लाई किया। तो ये था 2 प्रोसीड्योर ऑनलाइन के और 2 प्रोसीड्योर ऑफलाइन के। तो यहाँ पर देखो वर्चुअल असिस्टेंट, यहाँ पर जो है ये सब कुछ देख लेना। जैसे बैंक्स एंड अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस are now adopting digital methods for better serve the customers. One such method is using a virtual assistant to clear your doubts and request assistant with application procedure. ये देख लेना थोड़ा सा। और यहाँ पर देखो स्टडी लोन रीपेमेंट सिस्टम। तो अब आता है मेन थिंग, एजुकेशन लोन तो ले लिया, पढ़ाई हो गया, अब रीपेमेंट करना है। तो रीपेमेंट करने के लिए जो थिंग्स है, द लोन रीपेमेंट पीरियड यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम 6 to 12 months आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स व्हेन यू गेट ए जॉब व्हिच एवर ऑकर फर्स्ट। मतलब
सपोज तुम्हारा 4 ईयर का कोर्स है, सपोज बीटेक है, तो बीटेक 4 ईयर्स में कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुमको जॉब मिल गया, तो जॉब मिल कंप्लीट हुआ जिस महीने में, उसका 6 to 12 मतलब 6 मंथ या फिर 1 साल के अंदर बाद से तुमको रिपेमेंट पॉलिसी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको पैसा देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट जो रेट है उसका कैलकुलेट करके जो एक्स्ट्रा पैसा वो भी देना पड़ेगा उसके साथ। तो हेयर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिपेमेंट यूजुअली अवेलेबल, मतलब कैसे तुम रिपेमेंट कर सकते हो। फर्स्ट इज इंटरनेट बैंकिंग, जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू तुम पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन में। सेकेंड इज चेक के थ्रू, ड्रॉप ए चेक एट एनी ऑफ द ब्रांचेस, मतलब चेक के थ्रू भी कर सकते हो। डिजिटल जो डायरेक्ट जो कार्ड है, सपोज डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, ये जो कार्ड्स है इसके थ्रू भी तुम भर सकते हो तुम्हारा एजुकेशनल लोन। उसके साथ है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी भर सकते हो। ओके, ये था पॉलिसीज। और यहाँ पर देखो मैक्सिमम जो थिंग्स मैं डिस्कस कर दिया, कौन कौन सा एलिजिबिलिटीज़ है वो पहले डिस्कस किया, उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे नेशनलिटी, कौन कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट चाहिए, और उसके बाद अभी डिस्कस किया रिपेमेंट पॉलिसी कैसे करना है और कैसे अप्लाई करना है। ये सब कुछ डिस्कस कर दिया मैं यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा बहुत फैक्ट्स है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सपोज यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एज लिमिट। एजुकेशन लोन के लिए यहाँ पर तो दिया हुआ है 30 ईयर्स, लेकिन मैक्सिमम जो एजुकेशन लोन के वेबसाइट में जाके देखा, उसका जो एज लिमिट है 18 to 35, मतलब 18 ईयर से 35 के अंदर होना चाहिए जो एजुकेशन लोन लेगा। सेकेंड थिंग इज व्हाट डू द लेंडर्स कंसिडर टू अप्रूव द लोन, मतलब तुम्हारा लोन अप्रूव कैसे होगा, मतलब कौन कौन सा थिंग्स जो लेंडर्स है कंसिडर करेगा। सपोज कोर्स एंड इंस्टीट्यूट यू चूज, सपोज तुम कोई भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, या फिर IIT से हो, या फिर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हुआ, ठीक है, तो उसके थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। मतलब कॉन्फर्म मिलेगा एजुकेशन लोन। अदरवाइज कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है लेकिन गवर्नमेंट के साथ अटैच नहीं है, तो उसमें मिलना थोड़ा सा दिक्कत है। और अदरवाइज जो इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद जॉब फैसिलिटीज़ है उसमें मिलना बहुत ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जैसे IIT से। सेकेंड थिंग इज अमाउंट यू नीड, मतलब कितना अमाउंट तुम चाहते हो। सपोज एनी बीटेक स्टूडेंट के लिए 8 लाख तो लगता है 4 ईयर में, ठीक है, तो वो 10 लाख मांगेगा। जो MSc वाला है उसके लिए 2 लाख या फिर 3 लाख काफ़ी है, ठीक है। तो ऐसे कितना अमाउंट तुम ले रहे हो उसके हिसाब से देगा, जितना पैसा कम होगा उतना मतलब लोन मिलने का चांस भी ज़्यादा होगा। थर्ड इज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस तुम्हारा A+ ग्रेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो बहुत ही अच्छा खासा पॉसिबिलिटीज़ है मिलने का। अदरवाइज थोड़ा बहुत मतलब डिसेबिलिटीज़ आएगा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। थर्ड थिंग इज रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ योर फैमिली, मतलब पैसा पेमेंट करने के लिए तुम्हारा जो फैमिली का कैपेसिटी है, तुम्हारा फादर क्या जॉब करते हैं, मदर क्या जॉब करता है, या फिर फैमिली का कोई अच्छा खासा जॉब करते हैं कि नहीं, किसी का गवर्नमेंट जॉब है घर में, तो उसके लिए मिलना आसान हो जाता है। जिसके गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या फिर जो तुम्हारा संपत्ति ये सब कुछ है, इसके अमाउंट कम है तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, अदरवाइज मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। और तुम बहुत ही ज़्यादा मेरिटोरियस हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक है, उसके साथ तुम्हारा पैसा भी कम लगता है, फिर भी मिल जाएगा। तब तुम्हारा जो गवर्नमेंट जॉब ये मैटर नहीं करता, या फिर कोई जॉब फैसिलिटीज़ तुम्हारा फैमिली का मैटर नहीं करता इतना। एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम कितना है तुम्हारा फादर का, जैसे वो फैमिली जैसे वो ये है ना, वो रिपेमेंट कैपेसिटी इसके तरह ही है, मतलब एनुअल इनकम थोड़ा बहुत सेम होना चाहिए। और फैमिली एसेट, जैसे कुछ भी थिंग्स वहाँ पर जाके गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है, जैसे क्या है उसको दलील, घर का दलील, ये सब कुछ देना पड़ता है उसके बदले में, मतलब एजुकेशन लोन के बदले में वो जाके वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। जब तुम रिपेमेंट करोगे फिर वो घर की कागज़ जो है दलील या फिर कुछ भी है, तो वो फिर उसके बाद लेकर आना होगा, ठीक है। व्हाट आर द कोर्सेज एलिजिबल फॉर एजुकेशन लोन, वो तो बता दिया पहले, स्कूल एजुकेशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, मास्टर्स, उसके साथ PhDs, ये सब कुछ, ठीक है। व्हेन डज द लोन रिपेमेंट पीरियड बिगिन, आफ्टर कोर्स कम्प्लीसन 6 to 12 मंथ्स, मतलब कोर्स कंप्लीट होने के 6 मंथ to 12 मंथ्स के बाद से स्टार्ट होता है। वो डिपेंड करता है कौन सा बैंक कितना टाइम से स्टार्ट करेगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ डिसकंटिन्यू द कोर्स एंड गेट एम्प्लॉयमेंट विद ए ग्रेस पीरियड, मतलब कोई भी एक सपोज एजुकेशन लोन ले लिया, ठीक है, उसके बाद उसको जॉब मिल गया, तो वो एजुकेशनल लोन अभी उसका ज़रूरत नहीं, वो कोर्स भी छोड़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, जो एजुकेशन लोन लिया उसके बाद उसको रिपेमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बैंक में जाके बैंक मैनेजर से या फिर उसका एम्प्लॉय से बात करके वो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब सारे अमाउंट नहीं लगेगा, ऐसे बता के जितना लिया उसको रिपेमेंट कर देना होगा। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और एक है व्हाट शुड आई डू इफ़ माई लोन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, ठीक है। तुम्हारा एजुकेशनल लोन का जो
एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाने के बाद क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि तुम जब देख रहे हो कि तुम्हारा रिजेक्ट हो गया तो तुम क्या करोगे, तो फिर से रीअप्लाई करोगे। लेकिन रीअप्लाई करने के बाद पहले एक काम करना होगा, जो बैंक से एजुकेशन लोन लिया था और जिसने रिजेक्ट किया था उससे बात करो कि तुम्हारा क्या फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शायद मैच नहीं कर रहे हैं या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो वो पहले देखो, उसके बारे में पहले सोचो क्या करना पड़ेगा इसके बारे में, फिर रीअप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम सारे थिंग्स है, कौन कौन सा फीस है, जैसे हॉस्टल फीस, एग्जाम फीस, मतलब पढ़ने के लिए जितना चाहिए पैसा सब कुछ। उसके साथ तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी चाहिए, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, और भी जो थिंग्स है चाहिए वो भी तुमको मिल जाएगा, मतलब इस एजुकेशन लोन के थ्रू। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इससे भी देख सकते हो। अदरवाइज एजुकेशनल लोन लिख के गूगल में सर्च करोगे तो हज़ारों वेबसाइट खुल जाएगा, उसमें भी जाके देख सकते हो। तो ये था मेरा मकसद कि कितना, मतलब एक ओवर लुक देने के लिए ये बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक था। और अभी क्या हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, शायद IIT से या फिर NIT से या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कोई बैंक अटैच है एजुकेशन लोन देने के लिए, तो पहले देखो वो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट, उसका जो रिपेमेंट पॉलिसीज, एलिजिबिलिटीज़, ये सब कुछ देखो। मतलब इंटरेस्ट रेट 10% या फिर 12% के अंदर है तो ले लो, और जो क्राइटेरियाज है तुम्हारे फेवरेबल है, ठीक है, तुम्हारे फेवर में है तो ले सकते हो। अदरवाइज वो बैंक छोड़ दो, बाहर वाले कोई बैंक से ले या फिर ऑनलाइन के थ्रू ले सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूँगा ऑफलाइन के थ्रू ही लो, जाके जो तुम्हारा नियरेबल कोई बैंक है उसके मैनेजर से या फिर एम्प्लॉय से बात करो, सारे एलिजिबिलिटीज़ के बारे में पहले डिस्कस करो, तुम्हारे फेवर में होगा फिर जाके लो, ठीक है। तो ये था मेरा मैसेज तुमको देने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा स्टूडेंट्स है जिसका मेरिट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके मतलब वो उसको लेकर हायर स्टडी या फिर अब्रॉड जाने के लिए पैसा नहीं होता। तो इसके लिए एजुकेशन लोन एक बहुत ही मतलब यूज़फुल थिंग है। सारे बैंक जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ज़रूरत के टाइम में तुमको पैसा दे रहे हैं, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है। वो इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरत के टाइम में पैसा देना मतलब बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज see these eligibility criterias and please see this video till the end, okay, otherwise you miss the points। and यहाँ पर मैं सब कुछ डिस्कस कर दिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन के थ्रू, ऑफलाइन के थ्रू, नेशनलिटी क्या होना चाहिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में मिलना चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर दिया मैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, अदरवाइज कुछ पॉइंट मिस कर जाओगे, एजुकेशन लोन लेने में दिक्कत हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।